हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप देख रहे हैं एसपीटी गांव से शहर तक। आइए हम दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। आखिरकार मुंबई महानगर पालिका समेत वसई विरार और तमाम महानगर पालिका चुनाव का आज ऐलान कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। कई सालों से लोगों को इंतजार था इस इलेक्शन का, आखिरकार वो घड़ी आ गई है। बात वहीं वसई विरार में मिले डबल वोटर्स की करेंगे, जहां मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। बात पालघर में कुपोषण की करेंगे, जहां सैकड़ों बच्चों की मौत हो रही है और शासन और प्रशासन क्या कर रहा है इस मामले में। बात कई और अहम मुद्दे पर करेंगे। पहली बड़ी खबर है महानगर पालिका चुनाव के तारीखों को लेकर। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने मुंबई बीएमसी चुनाव का ऐलान कर दिया। आयोग के अनुसार मुंबई में 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि अगले दिन मतों की गिनती होगी, यानी 16 जनवरी को काउंटिंग होगी। मुंबई में आखिरी बार चुनाव 2017 में हुए थे। मुंबई में निर्वाचित बॉडी का कार्यकाल 2022 में खत्म हो गया था और कई महानगर पालिका का चुनाव भी इसके आसपास खत्म हुआ था। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के अनुसार बीएमसी चुनाव के नतीजे 16 जनवरी को घोषित होंगे। सोमवार को राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने मालाबार हिल के सहाद्री गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया। पूरा टाइम टेबल क्या है आप लोगों को पहले समझाता हूँ। राज्य चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी के चुनाव 15 जनवरी 2026 को होंगे। उसके साथ 29 और महानगर पालिकाएं जो हैं, वसई विरार महानगर पालिका, मीरा भाईंदर महानगर पालिका, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सभी महानगर पालिकाओं के चुनाव भी 15 जनवरी को होंगे, चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया। वहीं नामांकन की बात करें, नामांकन पत्रों की जांच 31 दिसंबर 2025 को होगी। उम्मीदवार वापस लेने यानी उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 2 जनवरी होगी। नामांकन डालने की तारीख होगी 23 दिसंबर और नामांकन पत्रों की जांच 31 दिसंबर 2025 तक होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 2 जनवरी 2026 तय की गई है। चुनाव चिन्हों का आवंटन और उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट 3 जनवरी 2026 को जारी होगी। कुल 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव मुंबई बीएमसी चुनाव के साथ कुल 29 महानगर पालिका में चुनाव एक साथ होंगे। इनमें ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, वसई विरार, मीरा भाईंदर जैसे बड़े महानगर पालिका शामिल हैं। मुंबई को छोड़कर बाकी 28 महानगर पालिकाओं में मल्टी मेंबर वार्ड होंगे। सिर्फ मुंबई में ही लगभग 3.5 करोड़ वोटर के लिए 10,111 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग के लेटेस्ट निर्देशों के अनुसार चुनाव के लिए नॉमिनेशन फॉर्म ऑफलाइन जमा करने होंगे। इससे पहले 27 नवंबर को महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने राज्य भर के 29 महानगर पालिकाओं में वोटर लिस्ट को फाइनल करने की समय सीमा बढ़ा दी थी। ये कदम वोटर वेरिफिकेशन के लिए अतिरिक्त समय देने और चुनावी रोल की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया था। यानी अब महानगर पालिका चुनाव होने हैं, जो इंतजार था वो खत्म हुआ। 15 जनवरी को वोटिंग होगी, 16 जनवरी को काउंटिंग होगी, यानी 26 में चुनाव होके रहेंगे। वही बात अगली बड़ी खबर की, वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में डबल वोटर्स मिले हैं और डबल वोटर्स को पोलिंग स्टेशन चुनने की अनुमति बहुजन विकास अघाड़ी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आगामी महानगर पालिका चुनाव से पहले वसई विरार में प्रकाशित मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में 52,000 से अधिक डुप्लीकेट नाम सामने आने के बाद एक बड़ा गतिरोध उत्पन्न हो गया है। महानगर पालिका ने डबल मतदाताओं को, यानी जिनका डबल बार नाम है, उनको एक फॉर्म भरकर अपना पसंदीदा मतदान केंद्र चुनने की अनुमति दी है, यानी कहां वो वोट देना चाहते हैं वो चुने एक। हालांकि बहुजन विकास अघाड़ी ने दोहरे मतदाताओं के मुद्दे पर यानी डबल वोटर के मुद्दे पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन डुप्लीकेट नामों को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई 22 दिसंबर को होने निर्धारित है। चुनावी संदर्भ में और मतदाता सूची में आगे क्या है, मामला आपको क्लियर करते हैं। वसई विरार महानगर पालिका के लिए महानगर पालिका चुनाव का इंतजार काफी लंबे समय से यानी 5 सालों से हो रहा है। महानगर पालिका क्षेत्र में कुल 29 वार्ड हैं, जिनमें से 28 वार्डों से 4-4 पार्षद और 29वें वार्ड से 3 पार्षद चुने जाने हैं, जिनमें कुल 115 सीटें बनेगी नगर सेवकों की। नगर प्रशासन बड़े पैमाने पर व्यवस्था कर रहा है। बीबीएमसी ने हाल ही में एक मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की थी, जिनमें 11,27,640 वोटर शामिल हैं। यह सूची 1 जुलाई 2025 तक वैध विधानसभा मतदाता सूची के आधार पर तैयार की गई थी। वहीं सत्यापन के दौरान यानी वेरिफिकेशन के दौरान यह सामने आया कि प्रकाशित मतदाता सूची में लगभग 52,378 नाम डुप्लीकेट पाए गए।
राजनीतिक दलों ने भी वार्ड वार मसौदा सूची की जांच करने पर बड़ी संख्या में डुप्लीकेट नाम पाए हैं। इससे पहले बहुजन विकास आघाड़ी ने 80,000 दोहरे यानी डबल नामों पर आपत्ति जताई थी और उन्हें रद्द करने की मांग की थी। वहीं वीवीसीएमसी का समाधान अब यानी असमंजस की स्थिति में बन चुका है। इस गतिरोध का हल करने के लिए चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट नामों वाले मतदाताओं को किसी भी एक मतदाता यानी एक पोलिंग स्टेशन में जाकर वोट डालने की अनुमति दी है। इस क्रम में वीवीएमसी ने अपनी वेबसाइट पर 50,000 डबल वोटर्स की एक सूची प्रकाशित की है। निगम ने इन मतदाताओं से अपील की है कि वो अपने नाम का सत्यापन करें और एक जगह पर जाकर वो चुने और वहां पर ही मतदान जहां करना चाहते हैं वो नाम और वो केंद्र चुने और वहां पर फॉर्म फिलिंग करें। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी ने दोहरे यानी डबल मतदाताओं पर आक्रोश जताया है और आक्रामक होकर बविया के प्रवक्ता आजीव पाटिल ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अब देखना होगा कि 22 तारीख को क्या होता है। वहीं अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार से बहुत बड़ी खबर है, जिसमें रियल एस्टेट एक पूरा यानी जो रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वहां पूरा गेम पलटने वाला है। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, पगड़ी सिस्टम। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नागपुर में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ऐतिहासिक फैसला लिया। शिंदे साहब ने ऐलान किया कि मुंबई को अब दशकों पुराने पगड़ी सिस्टम से मुक्ति मिलेगी। ये सिर्फ घोषणा नहीं है, बल्कि सरकार इसके लिए एक अलग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। क्या है पगड़ी सिस्टम, इसके बारे में भी आप लोगों को पूरी बारीकी से बताएंगे। पहले बताते हैं, यह फैसला खास तौर पर उन 19,000 से ज्यादा पुरानी शेष बिल्डिंगों के लिए गेम चेंजर साबित होगा जो ज्यादातर 1960 से पहले बनी थी। चिंता की बात यह है कि इनमें से करीब 13,000 से ज्यादा इमारतें अभी भी जर्जर हालत में और कई तो ढह भी चुकी हैं, जिससे जान माल का नुकसान हुआ है। अब समझते हैं कि पगड़ी सिस्टम क्या है। ये एक पुराना तंत्र है, यानी एक सिस्टम है जहां किराएदार एक बड़ी रकम यानी पगड़ी देकर जीवन भर कम किराए पर रहते हैं। उनके पास फ्लैट बेचने या सबलेट करने का भी अधिकार होता है, लेकिन मकान मालिक को उचित मुआवजा नहीं मिलता। इसी वजह से 28,000 से ज्यादा कोर्ट केस में अटके पड़े हैं और रीडेवलपमेंट रुका हुआ है। लेकिन नए फ्रेमवर्क में सरकार ने किराएदारों यानी रेंट पे रहने वालों और मकान मालिकों दोनों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात कही है। नए रोड मैप के तहत किराएदारों को उनके कब्जे वाले एरिया के बराबर फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI मिलेगा, जिनमें उन्हें अपने हिस्से का मालिकाना हक मिल जाएगा। वहीं मकान मालिकों को जमीन के मालिकाना हक के हिसाब से ओरिजिनल FSI दिया जाएगा। इसके अलावा गरीब EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या समाज के लिए, लो इनकम पगड़ी धारकों के लिए फ्री में घर बनाने के लिए इंसेंटिव FSI भी दिया जाएगा। यदि किसी दिक्कत या हाई रेस्ट्रिक्शन के कारण पूरा FSI इस्तेमाल नहीं हो पाता तो बचा हुआ हिस्सा TDR के रूप में मिलेगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कोर्ट के केसेस जितने हैं उनका निपटारा जल्द हो। सरकार हाई कोर्ट की परमिशन लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी ताकि 3 साल के भीतर सारे विवादों को सुलझाया जा सके। पुरानी स्कीमें जैसे 33/7 और 33/9 जारी रहेंगी, लेकिन ये नया रास्ता विशेष रूप से उन बिल्डिंगों के लिए है जो अभी भी अटकी पड़ी है। वहीं अगली बड़ी खबर है, BMC चुनाव नजदीक आते ही अब सियासत गरमाने लगी है। हाँ। क्या मुंबई महाराष्ट्र से अलग होने वाली है? ये अफवाह इतनी तेजी से उड़ाई गई और ये खबर इतनी तेजी से उड़ाई गई कि लोगों के बीच भ्रम हो गया कि क्या होने वाला है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने आकर विपक्षियों की जो रणनीति थी उन्हें खत्म कर दिया। आपको बता दें पूरी खबर क्या है। मुंबई महाराष्ट्र की ही रहेगी। आने वाले BMC चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि मुंबई महाराष्ट्र की थी और हमेशा महाराष्ट्र में ही रहेगी। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में 106 शहीदों के बलिदान से महाराष्ट्र का निर्माण हुआ और इस विषय में किसी भी प्रकार की भ्रम कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिखाए गए मार्ग पर संविधान के दायरे में रहते हुए महाराष्ट्र आगे बढ़ता रहेगा। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लाडली बहन योजना, किसानों को मुफ्त बिजली जैसी सभी योजनाएं वर्तमान में जारी हैं और ये योजनाएं अगले 5 वर्षों तक जारी रहेंगी। यानी कई मुद्दे उठ रहे हैं, फ्रीबीज के मुद्दे उठ रहे हैं,
मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने सारे क्लियर कर दिए। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करते हैं कुपोषण की, जहां बच्चों की मौत हो रही है। महाराष्ट्र का पालघर जिला, जहां से बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई। पालघर में कुपोषण का संकट है। साल भर में 375 बच्चों की मौत हुई है। 1 जनवरी से 30 नवंबर तक पालघर जिले में बाल मृत्यु दर को रोकने के लिए सरकारी और प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि ये कोशिश सफल नहीं हो पाई है। चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2023 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक जिले में 375 बच्चों की मौत विभिन्न बीमारियों के चलते हुई। इन मौतों में सबसे बड़ा कारण कुपोषण को माना गया है। आपको बता दें, इन 375 मौतों में से 162 बच्चों की मौत जन्म के समय या प्रसव के दौरान हुई। इसके अलावा 213 बच्चों की मौत जन्म के बाद हुई। इस अवधि के दौरान कुल 25,927 बच्चों का जन्म हुआ। वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। हालांकि जिला प्रशासन कुपोषण मुक्त होने का दावा करता है कि इस जिले में कोई कुपोषण यानी कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कुपोषण का शिकार है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। फिलहाल जिले में कुल 885 बच्चे कुपोषण की चपेट में। एक रिपोर्ट में छपी है एक न्यूज अखबार में। इनमें कुल 63 बच्चे अत्यंत गंभीर रूप से कुपोषित हैं, जो आंकड़ा अभी बता रहा हूं वहां से लिया गया है, जबकि 882 बच्चे सामान्य रूप से कुपोषित हैं। सूत्रों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधा की कमी और पौष्टिक भोजन की अपर्याप्तता स्थिति को बढ़ावा दे रही है। यानी उनको जो प्रोटीन वाला खाना मिलना चाहिए उन बच्चों को आज भी नहीं मिल रहा है। पालघर की ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उनसे उनकी मौत हो रही है। दूध, अंडे और मौसमी फल और रेडी टू ईट भोजन उनकी आवश्यकता है। सोचिए, कुपोषण से बच्चों की मौत हो रही है। ये विषय काफी गंभीर है और शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।